क्लास 12th आपका इंग्लिश का पेपर हो गया है। पेपर काफ़ी इजी था और जो पैसेज आया है ये तो बहुत ही इजी था। इसमें सारे आंसर्स आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो चलिए मैं इसके आंसर्स आपको टैली करवा देती हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज एजुकेशन इज़ अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर। सब सिस्टम मतलब एक बड़े सिस्टम का एक कोई छोटा जो सिस्टम होता है उसको सब सिस्टम कहते हैं। तो एजुकेशन जो सब सिस्टम है वो एक सोशल सिस्टम का सब सिस्टम है। मतलब सोशल सिस्टम मतलब हमारा सामाजिक जो एक सिस्टम है वो बहुत बड़ा है समाज, और उसका एक छोटा सा एक सब सिस्टम है जो एजुकेशन है। तो पहला वाला सोशल सिस्टम सही है। सेकेंड, आवर सोसाइटी इज़ पासिंग थ्रू मोनोटोनस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू। अब हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है? ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण। दुनिया जो है अब एक बहुत छोटी हो गई है, वेब हो गई है, और मॉडर्न भी काफ़ी मॉडर्नाइजेशन भी हो गया है, आधुनिकता आ गई है। तो हमारी सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो थर्ड वाला सही है, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। थर्ड देखिए, डैश इज़ एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। आपको फॉर्मल एजुकेशन स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में मिल जाता है, लेकिन इनफॉर्मल मतलब जो मतलब आप घर में पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो सीखते हैं उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो फैमिली वो एजेंसी है जहाँ से आपको इनफॉर्मल एजुकेशन मिलता है। फोर्थ वाला, वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है। वैल्यूज़ मतलब हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है वो सिखाई नहीं जाती, वो देख करके सीखी जाती है। यदि फैमिली में वैल्यूज़ हैं तो बच्चों में भी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन। अब जो ये फॉर्मल एजुकेशन है ये स्क्वीज्ड मतलब बीच में निचोड़ा जा रहा है। किस किस के बीच में? मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में फॉर्मल एजुकेशन पिस रहा है, ये कह सकते हैं। फिर सिक्स देखिए, द वर्ड कॉन्जेनियल इन द पैसेज मीन्स। अच्छा, कॉन्जेनियल जो शब्द होता है ना उसका मतलब होता है कि एक तो पीस, शांति, फेवरेबल, ये दोनों ही आंसर मुझे सही लग रहे हैं, और अनफेवरेबल और फाइट तो दोनों ही आंसर्स गलत हैं। इन दोनों के बीच में एग्जामिनर अब किसको सही मानता है? वैसे यदि फेवरेबल लगाया है मतलब कि अनुकूल परिस्थितियाँ यदि परिवार में हैं तो बच्चे वहाँ से सीखते हैं, और यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, अलगाववाद है, तो वहाँ पर बच्चे उस एटमॉस्फेयर में नहीं सीख पाते हैं। तो एक तो पीस और दूसरा फेवरेबल। तो दोनों में से आपने जो भी ठीक लगाया है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है वो सही हो जाएगा। नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है दिन ब दिन ख़राब स्थिति में पहुंचना, ठीक है ना, पतन होना। तो इसका नाउन फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नाउन फॉर्म में लास्ट में TION होता है। तो डिटीरियोरेट जो ए है वो तो गलत है क्योंकि वो तो वर्ब भी है ना। डिटीरियोरेटिंग ING फॉर्म है। डिटीरियोरेशन जो है वो आपका सही वर्ड है। और डिटर्मिनेशन तो सबसे पहले इसी को गलत कर देना कि ये तो है ही नहीं। हम चारों विकल्प के बारे में सोचते हैं ना जब मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं, तो डिटर्मिनेशन तो सबसे पहले हट जाएगा। डिटीरियोरेटिंग ING फॉर्म है, डिटीरियोरेट वर्ब है, और डिटीरियोरेटेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो द राइट आंसर इज डिटीरियोरेशन। एट्थ देखिए, डैश हैज सीज टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल, एस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन। अब ये सब चीज़ें बच्चे घर में सीखते हैं, तो वो फैमिली है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है, वो कौन सी है? फैमिली है, जहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, मॉरल एजुकेशन, एस्थेटिक और कल्चरल। लेकिन ये सीज्ड हो गया, मतलब अब ये पूरी तरह से ये इंस्टीट्यूशन अब वैसा फैमिली जो है अब वो जगह नहीं रही जहाँ ये सब चीज़ें उनको बच्चों को सिखाई जाए, क्योंकि पेरेंट्स जॉब में हैं, घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं नहीं। तो इस तरह से ये जो शिक्षाएं हैं, नैतिक शिक्षाएं, है ना, हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे क्या क्या नियम है ना, हमारी पूजा विधि, शास्त्र, ये सब हम घर से सीखते हैं। तो अब ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही है। नाइन्थ देखिए, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स अ कंप्लीट ओवरऑलिंग। जिस तरह से ओवरऑलिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को की मरम्मत करना, तो पूरा ही जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी फिर से एक कंप्लीट पूरी ओवरऑलिंग बहुत ज़रूरी है। ओवरहाउलिंग। इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल। और अगर
इंटेलेक्ट के साथ विजडम नहीं है, है ना, ज्ञान के साथ यदि बुद्धि नहीं है तो वो सुसाइडल, यानी कि मतलब सुसाइड करने जैसा है वो नॉलेज, वो ज्ञान, यदि उसके साथ विजडम नहीं है तो। ठीक। सेकंड में आपको बहुत अच्छा पैसेज आया है, स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया है कि तमस, रजस और सत्व ये हम सब में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन तमस जो है वो रजस एग्रेसिव होता है, तमस जो है वो हमको बदलने नहीं देता है, मतलब हमारी जो जिस स्टेट में हम हैं उसी स्टेट में हमको वो रखना पसंद करता है, हमारी प्रोग्रेस नहीं होने देता। लेकिन जो सत्व है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, इससे हमारे अंदर पेशेंस, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। हम काफ़ी शांति प्रिय नेचर के हो जाते हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ये चीज़ें व्यक्ति जो है उग्र होते जा रहे हैं और इसीलिए वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सारी सत्व जो तत्व है ना, उसकी एब्सेंस के कारण हमारे शरीर में ये सारी परिवर्तन आते हैं। तो इसके आप इम्पॉर्टेंट, जैसे 3 पैसेज थे तो 4-5 इम्पॉर्टेंट इसमें से लाइन निकल सकती थी। तो अगर आपने बॉक्स में बनाया होगा प्रॉपर फॉर्मेट में, और मेरे अकॉर्डिंगली इसका जो टाइटल होगा वो होगा सत्व, अ स्टेट ऑफ अटर ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीसफुल, क्वाइट। तो ये इसका टाइटल हो सकता था। बाकी अगर आपने इम्पोर्टेंस ऑफ सत्व लिखा है तो भी ठीक है, क्योंकि सत्व की बात हो रही है पूरे उसमें। उसके बाद में सेक्शन बी राइटिंग में ये आपने कर ही दिए होंगे, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, है ना, लेटर। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको लिखाया गया था, ये सब आपने कर दिया होगा। चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं, ग्रामर, जल्दी से। अब इसमें आपको पहला वाला आया है, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड आएगा, इसमें ऑफ आएगा, है ना। और बाकी फ्रॉम कब आता है, जब उसका मतलब फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे वुड से पेपर बनता है, लेकिन क्या पेपर में कहीं हमें वुड दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर हम फ्रॉम लगाएंगे। ऑफ भी लगता है, ऑफ भी जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है, जैसे टेबल वुड से बनी है लेकिन दिख रही है कि हाँ भाई टेबल जो है वो वुड से बनी है, आयरन से भी बनती है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी है, जैसे रिंग, जो हाथ में पहनने की रिंग होती है वो सोने से बनी है, तो वो दिख रहा है कि हाँ भाई वो गोल्ड की है, तो वहाँ पर ऑफ लगता है। लेकिन जब वजूद नहीं दिखता जिससे जो चीज़ बनी है तो फ्रॉम लगता है, ठीक है ना। और ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ तो हो गई नहीं इसमें। और विथ तब लगता है जब कोई चीज़ किसी में मिलती है लेकिन वो अपना अस्तित्व खो देती है। जैसे आटे में यदि हम पानी मिलाते हैं या तेल मिलाते हैं या घी मिलाते हैं तो वो उसमें नहीं दिखाई देता, तो हम उस समय कह सकते हैं तो कि विथ वहाँ पर आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहाँ पर ऑफ आएगा। सेकेंड, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी? वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी? आई नो द बॉय हु चीटेड यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें चीट किया है। तो द बॉय जो पर्टिकुलर बॉय हो गया, इसे द लगेगा। इट डैश हैवीली सिंस मॉर्निंग, सिंस लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हैज़ बीन लगेगा। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ में ही यहाँ पर एबिलिटी बता रहा है कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है, तो एबिलिटी मतलब कैन, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मोहन इज़ सीनियर टू राकेश। जहाँ भी सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर इस तरह के शब्द आते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में टू आता है, देन नहीं आता, तो टू इसका करेक्ट आंसर है। सुनील वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, सो दैट आएगा इसमें। चलिए, डू एज डायरेक्टेड, समवन इज़ कॉलिंग माई नेम, इसकी वॉइस चेंज करना था, तो माई नेम इज़ बीइंग कॉल्ड बाय समवन। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, दोनों को जोड़ना था बोथ एंड लगा करके, तो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। फिजिक्स इज़ मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, इसका आपको पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करना था, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करके, तो मोर डिफिकल्ट कंपेरेटिव डिग्री है, तो एज डिफिकल्ट एज लगेगा इसमें, तो फिजिक्स इज़ एज डिफिकल्ट एज अदर सब्जेक्ट। No sooner does a thief see a policeman than he runs away, मतलब as soon as a thief see a policeman he runs away. The man is our new English teacher, the man is wearing a white shirt, इसको हमें complex sentence में बनाना था तो ये ऐसे ही बनेगा, the man who is wearing a man who is wearing a white shirt is our new English teacher. She shut the door, नेगेटिव बनाना था, she आ रहा है तो हम does लगाएंगे, तो she does not shut the door. She shut the door, she does not shut the door. She is very weak, she cannot walk, तो so that लगा के बनाना है, तो
वेरी की जगह पर सो लगेगा, वीक आपका एडजेक्टिव है और वीक के बाद दैट लगेगा, तो शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। ये देखते हैं, इसमें मेकअप रूम पे पोएट और पेनकेक से लिया गया है। ये जल्दी से इसके आंसर्स देखेंगे। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सलून, पहली लाइन में लिखा हुआ है। हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर बंगाली, बंगाली के बाद कौन बना था? महाराष्ट्रियन बना था। अलॉन्ग विद द यूजुअल लोकल तमिल्स, महाराष्ट्रियंस वॉज असिस्टेड बाय यूजुअल लोकल तमिल्स, मतलब वहाँ के जो लोकल तमिल्स थे उनके अलावा जो महाराष्ट्रियन था जो हेड बना था वो कितने लोगों से उसको असिस्टेंस मिल रही थी? वो 4 लोग थे, 4 लोग थे, देख लीजिए आप, मैंने अंडरलाइन भी किया है, 4 लोग थे। फाइंड अबव फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स शाइनी, शाइनी इनकैंडेसेंट को बोलते हैं। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलिए 9th A में एंड जेनिफर टाइगर्स से आ गया है ये, तो द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप इज prance. The poet who wrote these lines is Adrian Rich. The tigers are in the green fields bravely. चलिए पैसेज एक्सट्रैक्ट देखिए, ये द एनिमी लेसन से आया है, डॉक्टर सदाव होकिस हाउस वॉज बिल्ट, तो डॉक्टर सदाव होकिस हाउस वॉज बिल्ट नियर अ कोस्ट। कौन से ट्रीज लगे थे वहाँ पर आसपास? पाइन ट्री लगे थे। एंटोनिम ऑफ द वर्ड नैरो, नैरो मतलब होता है सकरा और ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, तो नैरो का ऑपोजिट होगा ब्रॉड। और ये कहाँ से लिया गया है? द एनिमी। बाकी सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपने कर दिए होंगे, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा था। सो आप अपने अब आंसर्स मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इसके अलावा भी इसके बाद जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उसमें मैं आपको इंग्लिश के टेंस सिखाऊंगी अगले वीडियो में, तो आप अपने एग्ज़ाम्स होने के बाद आप बने रहें चैनल के साथ और इसको देखते रहें। थैंक यू।